हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग यार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हमारे 75 हार्ड डे चैलेंज का 70वां दिन है, 70th डे, और हमने अपना कंप्लीट सिलेबस पूरा कर लिया है, रिवीजन के साथ पूरा कर लिया। एक बार सिलेबस पूरा हो चुका था, याद होगा 55th डे पे हमने पूरा किया था, है ना। उसके बाद हमने एक एक चैप्टर को एक एक दिन में रिवाइज करना स्टार्ट किया, खत्म किया उसको, ठीक है। और कल के दिन यानी 69 डे पे हमारा पूरा का पूरा सिलेबस दोबारा से खत्म हुआ। एंड स्टिल वी आर हैविंग 6 डेज ना, आज 70th डे, फिर 5 दिन 71, 72, 73, 74 और 75। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि 75 डेज के चैलेंज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा अलॉन्ग विथ रिवीजन। तो वो चीज़ आपके टाइम से पहले ही करवा दी गई है। स्टिल हमारे पास 6 दिन जो बचे हुए, उन 6 दिन के अंदर हम जो है उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। उसमें हमें क्या करना, अब मैं आपको, है ना, अभी जैसे आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे होंगे, आज के दिन हम करने वाले फॉर्मूलाज का रिकैप, है ना। जो भी हमारे पास फॉर्मूला अगर हमने देखे हैं, ठीक है, उन सभी फॉर्मूलों को एक बार हम रिकैप करेंगे, ठीक है। आप सभी फॉर्मूलों को एक नोटबुक में जैसे आपने नोट्स बनाए होंगे ना, तो सारे फॉर्मूले एक लाइन से ना चैप्टर वाइज आप लिख देना ना। आपको काम आएगा जब भी आप एग्जाम देने जाए, तो एग्जाम देने से पहले आपको फॉर्मूले वगैरह एक बार रिकैप कर लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको सभी फॉर्मूले याद रहे, है ना। तो ये फॉर्मूलों का एक तरह से रिवीजन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैं इसमें लिखवा दूंगा आपको ना। कुछ ऐसे भी फॉर्मूले जिनका यूज होगा जिनका एनसीईआरटी में नामो निशान नहीं है, हालांकि हाँ वो यूज होते हैं, तो वैसे फॉर्मूले भी अपन यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होंगे, तो फॉर्मूलों की लिस्ट बना लेना अलॉन्ग विथ चैप्टर नेम। हाँ, ये इस चैप्टर का फॉर्मूला है, इस चैप्टर में ऐसे यूज हो सकता है। कुछ जनरल फॉर्मूला होंगे, आइडेंटिटीज वगैरह, लाइक a+b का होल स्क्वायर वगैरह, है ना। तो आई होप ये सब चीजें आपको आती होंगी, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ना। तो कुछ फॉर्मूले से स्टार्ट करूंगा मैं। जैसे सबसे पहले आपको तो ये आनी चाहिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, a+b का होल स्क्वायर, ये यूनिवर्सल है, ये ठीक है। ये आप जो है पानीपुरी वाले भैया से पूछोगे तो वो भी तुम्हें बता देंगे इतना। तो a² + 2ab + b², ठीक है, बड़ा आसान फॉर्मूला होता है ये। अच्छा, अगर a - b का होल स्क्वायर लिखना हो तो क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b²। देखना धीरे धीरे ना, आप आगे ना, आगे बता, जो आप थर्ड बताओ मुझे, है ना। a² + b² क्या होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज होता है। कहाँ यूज होता है सर? ये चैप्टर नंबर 2 में यूज होता है ना। ये a+b का होल स्क्वायर कहाँ यूज होता है? ये चैप्टर नंबर 8 में यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में, याद है। ट्रिग्नोमेट्री एक्सपेंशन में खोलने में काम आएगा आपके, फिर आपके ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी काम आएगा ये a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। a² + b² कहाँ काम आएगा? आपके पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में काम आता है, ठीक है। कैसे काम आएगा मैं आपको भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको सवाल दे दिया गया कि α² + β² की वैल्यू क्या होगी, तो अगर आपको a² + b² की वैल्यू पता होगी, फॉर्मूला पता होगा, तभी तो आप निकाल पाओगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? ये होता है आपका a+b का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ ab। ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है चीज, ठीक है। चौथा फॉर्मूला, है ना, ये भी ट्रिगो में यूज होगा आपका a² - b²। ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है a+b × a - b का फॉर्मूला होता है। ये आपको इतने आने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ध्यान होना चाहिए कि a+b का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा a³ + 3a² b + 3ab² + b³। हाँ, आप इसको इन दोनों में से 3ab कॉमन लेके इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैंने शॉर्ट नहीं किया, मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला लिख दिया। लास्ट में आ जाएगा आपका a - b का होल क्यूब, और ये कितना होता है? a³ - 3a² b + 3ab² और माइनस आ जाएगा यहाँ पे b³। डन। नाउ सेवेंथ फॉर्मूला आपका हो जाएगा a³ + b³ का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला भी यूज होता है कैसे? हाँ, होता है। कहाँ यूज होता है? ट्रिग्नोमेट्री में ही आपका एक सवाल है ना, प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चन है ना, उसके अंदर एक सवाल है जहां पे इसका यूज किया गया है ना। हालांकि इसे पॉलिनोमियल्स में भी पूछा, हाँ, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा पॉलिनोमियल्स में, बट जिन लोगों ने आरडीसी में वगैरह सॉल्व करी हो आपने अच्छे क्वेश्चन वगैरह, तो वहां आपसे ये पूछ लेते हैं ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ α³ + β³, तो वो आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। कैसे कर पाएंगे? a³ + b³ का फॉर्मूला लगा, क्या होता है वो? ये होता है a+b × a² - ab, है ना, a² - ab + b²। ये फॉर्मूला होता है। प्लस वाले में -ab होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और a³ - b³ ना, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में क्या होगा? यहाँ पे a - b और a² माइनस वाले में +ab आएगा + b²। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा a³ - b³ का। ये वो जनरल फॉर्मूला है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है जो तुम्हें ध्यान में होनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं, आप एग्जाम देने से पहले अगर आप बैठो तो आपको ये चीजें याद हो जानी चाहिए। आपको इसे याद करने के बाद, है ना, एग्जाम का पेपर आप लिखें, आपको जो किसी फॉर्मूले में कभी डाउट ना है ना।
चलो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ एक्सपोनेंट वाले फॉर्मूले है ना, जो आपको काम आएंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जो आपको एकदम अच्छे से आने चाहिए। आपने ये सब पढ़ रखा होगा ना, a का पावर m इंटू ए का पावर n, ये क्या हो जाएगा a का पावर m प्लस n। ठीक, सेकंड केस में आपने देखा होगा, अगर इसी चीज को अगर आप सेम नंबर में पावर अलग अलग और आप डिवाइड कर रहे हो तो इस केस में पावर जो होती है क्या हो जाती है, माइनस हो जाता है। नेक्स्ट आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है, कि किसी भी नंबर का पावर है और उसके ऊपर भी पावर दे रखा है तो उस केस में दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक, और क्या क्या काम आएगा आपके काम में ये भी आ जाएगा कि अगर 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 मान लो कि ए बी दो नंबर मल्टीप्लाई है ना और उसके ऊपर पावर सेम है तो आप इसे तोड़ सकते हो, इसे a का पावर m इंटू बी का पावर m लिख सकते हो। कहाँ काम आएगा ये आपको ऐसे तोड़ने में काम, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ 15 का पावर 3 तो आप इसे तोड़ सकते हो। आप इसे क्या कर सकते हो, 5 इंटू 3 लिखो और उसका पावर 3 रहने दो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3, ऐसे आप तोड़ सकते हो। यहाँ पे चीज काम आ जाएगी आपको, क्लियर? ठीक है सर। इसके बाद अगर पांचवें फॉर्मूले की बात की जाए तो किसी भी नंबर का पावर अगर आप 0 कर दो तो इसकी वैल्यू जो है 1 आ जाती है। आप में से कितने लोगों को इसका प्रूफ पता है, मुझे बताना। किसी भी नंबर का पावर 0 करने पे वैल्यू 1 आती है। छठा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी भी नंबर का अगर पावर है ना माइनस में दे रखा हो, माइनस m, तो वो नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर जो है उसका प्लस में हो जाएगा। ये बात भी ध्यान रखना, ये ना बहुत काम का फॉर्मूला है ये। इसके बाद सातवां फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 का पावर कुछ भी दे दिया जाए उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। आठवें का है ना -1 हो, अगर -1 का पावर अगर इवन नंबर हो तो इसका आंसर जो है +1 आ जाएगा। और वही अगर -1 का पावर ऑड नंबर हो तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। 10वां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10वां फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि किसी भी नंबर का पावर अगर फ्रैक्शन में हो, है ना, फ्रैक्शन में हो, जैसे मान लो कि पावर इसका 1/m हो तो इसका जो है ये आंसर आ जाएगा mth रूट ऑफ a, है ना, ऐसे लिखेंगे आप इसे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए अगर किसी नंबर का पावर जो है 1/2 है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो जिसकी वैल्यू हमें 5 याद है। अगर किसी नंबर का मान लो यहाँ पे 8 दिया और 8 का पावर 1/3 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 8, और क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है 2 आ जाएगा। तो ऐसे इसका यूज होने वाला। तो ये 10 के 10 आइडेंटिटीज आपको, ये 10 फॉर्मूला आपको ये भी याद होने चाहिए, है ना। ये बहुत बेसिक्स वाले हैं, ये आपको अच्छे से आने चाहिए। 10th के पहले ही आपने चीजों को पढ़ा होगा। क्लियर सर? चलो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फिर चैप्टर नंबर 2 पे अपन आ जाएंगे। देखो रियल नंबर्स के अंदर अगर मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात करूं तो आपको एक फॉर्मूला ये ध्यान रखना है, ठीक है, बड़ा ही एक ही फॉर्मूला इसमें आता है, HCF ऑफ a, b इंटू LCM ऑफ a, b, ठीक है, ये सबको आता होगा, इज इक्वल टू a इंटू b होता है। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। ये पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 1 में एक यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी फॉर्मूले की बात करें तो उसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ 3 नंबर के बारे में होता है, लेकिन 3 नंबर वाला क्वेश्चन क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता तो उस चीज को हम साइड ही रख रहे हैं, ठीक है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। एलसीएम ऑफ a, b, c आता है ना, वो हम नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता। हाँ चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 2 की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर देखो 2 फॉर्मूला आपने पढ़े होंगे, 2-3 पढ़े होंगे। अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा होगा, -b/a आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा पढ़ा होगा आपने c/a, इसे कहते हैं सम ऑफ रूट और इसे कहते हैं अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा अलॉन्ग विद दिस ये है ना आपके ये आइडेंटिटीज काम आ सकती है इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये सब यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला ध्यान रखना कि अगर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ लिया जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है -b/c आ जाता है। क्लियर? ध्यान रहेगा। फिर एक और ध्यान रखना, अल्फा माइनस बीटा यानी डिफरेंस ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है √d/a। हालांकि ये d है ना डिस्क्रिमिनेंट है, चैप्टर नंबर 4 में जो पढ़ा था हमने वो, तो ये आपको वहां से ध्यान रखना कि हाँ ये फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट वाला। क्लियर? अब इसके बाद और कोई फॉर्मूला, हाँ इसके बाद एक फॉर्मूला ये आता है जिसके अंदर आप पढ़ते हैं k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला क्यों आता है? ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। जैसे मान लो तुम्हें दे दिया गया किसी पॉलिनोमियल के सम ऑफ रूट्स 3 हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 है, तो पॉलिनोमियल बनाओ तो क्या करोगे, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स पे रखो 3 और x लगा दो प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स रखो 5, तो बन गया आपका क्वाड्रेटिक। इस तरीके से ये चीज काम आता है। बात समझ में आई क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है आपको, ये k लगाना मत भूलना, k तो लगाना पड़ेगा आपको, है ना। नेक्स्ट इसके बाद आप आते हो चैप्टर नंबर 3 में, और चैप्टर नंबर 3 के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला टाइप जैसा उसमें कुछ है ही नहीं, उसके अंदर आपको बस मेथड वगैरह याद रखना सॉल्यूशन के।
हाँ, आप कंडीशन याद रख सकते हो चैप्टर नंबर 3 के लिए। देखो ये चैप्टर 1 तुम्हारा यहाँ पे पूरा होता, ये तुम्हारा चैप्टर 2 पूरा होता। देखो चैप्टर 3 में क्या आ जाएगा, ये आपको आइडिया याद रखना है कि a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 रहा, इससे कहेंगे हम यूनिक सॉल्यूशन। ये बड़े काम की चीजें याद होनी चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। प्लस और क्या कह सकते हैं इसके बारे में, यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। और आप कह सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको और क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और आपको ये भी ध्यान रखना है, इसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। डन। यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कंसिस्टेंट, ध्यान रखना। इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक पॉइंट पे कट करेगा, क्लियर। अब इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, नेक्स्ट पॉइंट पे, तो अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो गया, ठीक है, एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 रहा, ध्यान रहे। अब ये चीज जो है आगे वाले पे आ गई है, तो इस केस में हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। पहली चीज नो सॉल्यूशन। लाइंस कैसी बनेगी इसकी, पैरेलल लाइंस बनेंगी, पैरेलल लाइंस। दूसरा क्या होगा, ये हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, समझाई हुई है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर मान लो तीनों के तीनों इक्वल रहे, फिर उस केस में क्या होगा, वहां पे आपको ध्यान रखना, ये हो जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। ये कब होगा, जब दोनों के दोनों इक्वेशन अगर सेम हुए तो, है ना, तभी तो रेशियो सेम आ रहा है। मान लो किसी इक्वेशन के साथ आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और जैसे मान लो इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y इज इक्वल टू, हमने ले लिया यहाँ पे 5, और आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये 4x + 6y इज इक्वल टू 10। अब ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब देखो रेशियो आप डिवाइड करो, देखो 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2 और ये भी आ जाएगा 1/2। तो इक्वेशन सेम है, लाइन एक ही बनेगी ना, तो हम उसे कहते हैं इनफाइनाइटली मैनी, क्योंकि एक लाइन का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आता है, हमने पढ़ा था ये क्लास 9th में, ठीक है। अच्छा, इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा इसे हम कहते हैं कोइंसाइडिंग लाइंस, कोइंसाइड कर जाएंगे, कोइंसाइडिंग लाइंस। अब नेक्स्ट ये कैसा होगा, ये होगा कंसिस्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। इसका एक और नाम होता है कंसिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो डिपेंडेंट इक्वेशन भी कहते हैं इसको, क्यों ऐसा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है दूसरे पे, दिख रहा है, पहला वाला इक्वेशन है ना, दूसरा इस पे डिपेंडेंट है पहले वाले पे, ये होगा तभी तो 2 मल्टीप्लाई का है, तो इसे डिपेंडेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना, डिपेंडेंट इक्वेशंस। क्लियर हो गई चीजें। तो ये आपकी चैप्टर नंबर 3 के टर्म्स एंड फॉर्मूला वगैरह जो है इंपॉर्टेंट वाले, वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। बाकी तो इसमें मेथड वगैरह है, ठीक है सर। इसके बाद हम आ जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 4 पे। 4th चैप्टर के अंदर आपका फॉर्मूला आता है, ठीक है। 4th चैप्टर के अंदर आपको एक फॉर्मूला मिलेगा क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है तो आपने इसको डायरेक्टली फॉर्मूला देखा होगा, x इज इक्वल टू -b + (√b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2c अपॉन -b + (√b² - 4ac। इसी फॉर्मूले को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और क्या फॉर्मूला इसमें यूज होगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला, बेसिकली आप कह सकते हो कि ये इसी चैप्टर का, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, √d अपॉन में a के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, d का भी एक फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। ये फॉर्मूला डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ट्रू फॉल्स है ना, d इज इक्वल टू b² + 4ac, ट्रू या फॉल्स। तो आपको ध्यान रखना है कि d इज इक्वल टू b² + 4ac नहीं होगा, -4ac होगा, समझे। यहां तक आपके चैप्टर नंबर 4 के ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे कवर हो जाएंगे। डन सर। यहां से हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5 के फॉर्मूले। अब चैप्टर नंबर 5 एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर फॉर्मूले बहुत सारे आ जाएंगे, फॉर्मूले कह लो, ट्रिक्स कह लो, है ना, बहुत सारे आएंगे। कैसे, जैसे मान लो सबसे पहले आपने एपी का ही फॉर्मूला देखा होगा, एपी का जनरल फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा, a + d, a + 2d, a + 3d। ये कहाँ काम आएगा, अगर आपको a और d दिए तो आपको एपी बनाने में काम आएगा, ठीक। दूसरा फॉर्मूला आपने कॉमन डिफरेंस के लिए देखा होगा कि अगर n-1 करते कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, है ना, पढ़ा होगा। फिर आपने ये फॉर्मूला भी देखा होगा, ak + 1 - ak, ये भी कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला है। अच्छा, इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हो कि a2 - a1 इज इक्वल टू d,
है ना, या फिर A3 माइनस A2 इज इक्वल टू D। मतलब इसका मतलब क्या हुआ फॉर्मूले का कि आगे वाले में से एक पीछे वाला नंबर एक कम होना चाहिए। मतलब अगर मान लो ये n है तो इससे एक कम कैसे होगा, n-1 कर दो। बात समझ में आई क्या? या फिर उल्टा भी देखो, पीछे वाले से ये वाला नंबर एक ज्यादा होना चाहिए। देखो ये वाले नंबर से एक नंबर ज्यादा है, ये बात तो वही होगी ना। तो दोनों फॉर्मूले सेम ही है, अलग नहीं, बस अलग अलग फॉर्म में लिखा गया है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और हालांकि आपको ये फॉर्मूले सिर्फ याद रखना है एग्जाम में पूछा जाए तो, वरना आपको तो ये तरीका आता है, ये A2 -7 करके आप D निकाल लोगे। क्लियर हो गया मेरी बात? देखो नेक्स्ट D का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, AM माइनस AN डिवाइडेड बाई M माइनस N। इससे क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, बहुत इजीली। ठीक है, D का एक और फॉर्मूला होता है, हम यूज करते हैं SN माइनस 2 टाइम्स ऑफ SN माइनस 1 प्लस SN माइनस 2। ये आता है आपके D के इक्वल। कंडीशन होती है कि N शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ये यहाँ पे यूज किया जाता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। डन। इसके बाद और क्या फॉर्मूला होता है सर? इसके बाद आप एक फॉर्मूला यूज करते हो, AN का फॉर्मूला होता है। AN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। फिर आप यूज करते हैं SN का फॉर्मूला। SN इज इक्वल टू क्या हो जाता है, N डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। डन। SN का एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं, N डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में A प्लस AN। ये फॉर्मूला भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। सम ऑफ, यहां से मैं आपको और लिखवा देता हूं, बस चीजों को लिखते रहना ना, आपको सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगा मैं। नेचुरल नंबर्स का सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बात ये है ना कि नेचुरल नहीं, फर्स्ट n मतलब पहले होने चाहिए ना। सम ऑफ, एक काम करता हूं मैं यहां से भी लिख देता हूं कुछ, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब जितने नंबर को आपको जोड़ना है ना, वो नंबर और उसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाई 2 करो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, पहले n इवन नंबर्स का सम कितना आएगा? तो इसका आंसर भी बड़ा आसान है, इसका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। सब कुछ सेम, बस डिवाइड बाई 2 नीचे नहीं आएगा, समझे? और एक लास्ट, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, लास्ट फॉर्मूला यूज होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। ठीक है, ये कितना आएगा? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा इज इक्वल टू n स्क्वायर। मतलब जितने आपको ऑड नंबर को जोड़ना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, उसका स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर सर? चलिए, तो आज का लेक्चर तो हम यहीं पे खत्म करें, जिसमें हम चैप्टर 1 से लेकर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है ना। सारे फॉर्मूला वगैरह उसमें बता दिए आपको। ध्यान रखना, फॉर्मूला का लिस्ट बनना, फॉर्मूला बुक बना लेना आप, ठीक है ना। और वैसे हम कल के दिन हमने लाइव आए थे, तो याद होगा, है ना। तो लाइव में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह करवाए हैं, सेक्शन ए के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और मैंने बताया भी है कि अगर सेक्शन ए के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर उसमें से आपने कर लिए ना, तो ऑलमोस्ट इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ऑलमोस्ट सेक्शन ए तो बहुत अच्छा जाएगा आपका, उसमें ट्रिक्स वगैरह मैंने सारे बता रखे हैं। ठीक है सर? अच्छा, कल के दिन अपन है ना ट्राई करेंगे सेक्शन बी सी डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बताने की। ठीक है, लाइव के थ्रू, या फिर जैसे आप या तो रिकॉर्डेड हो जाएगा या तो लाइव लेक्चर हो जाएगा। मैं ट्राई करूंगा कि लाइव ही हो। ठीक है सर? तो चलो, इसके नोट्स वगैरह बना लेना, थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहना, और आज के लिए 5 चैप्टर के फॉर्मूले वगैरह याद कर लेना। फॉर्मूले छोड़ना मत, ठीक है ना, फॉर्मूले याद कर लेना याद से। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट में। टिल दैट पढ़ाई करते रहना। ऑल द बेस्ट। चलो बाय।